अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। उम्मीद है आप ठीक होंगे। बेटे जिस तरह के हमने कल डिस्कस किया था कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम लोगों ने जो बीमारियां हैं जो हमारी किताब में लिखी हैं वो हमने कर ली हैं, लेकिन कभी कभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सेकंड ईयर के कोर्स में से आ जाते हैं। और जैसे कि पिछले साल का मैंने क्वेश्चन आपको, ये जो अभी जो थर्ड ईयर गुजरी है उसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बीमारियों का पूछा था कि आपकी ग़िज़ा की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो उस पे उन्होंने रिकेट्स का भी ज़िक्र किया जाता है और गोइटर का भी। और रिकेट्स जो है उसका एक बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 नंबर का कि रिकेट्स होता क्या है। तो इस सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें हम सेकेंड ईयर के कोर्स की मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाह रही थी। तो आप इसको चाहे इनकी इस वीडियो के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ बाद में इनकी बुक में से फ़ोटो कॉपी करा लिएगा। ये मैंने सेकेंड ईयर की किताब में से तस्वीर ली हुई हैं। इसमें इन्होंने हमें बताया हुआ है, आज हम इसको अगर थोड़ा क्लियर करें तो इन्होंने हमें कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी का बताया हुआ है। हम अगर रिकेट्स की बात करते हैं कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम मादनी नमकियात है, मादनी नमक है। फास्फोरस भी एक मादनी नमक है जो हमारे बॉडी में दांत और हड्डियां बनाते हैं, नाखून वगैरह ये चीज़ें हमारी बनाते हैं। तो कैल्शियम और जो है वो हमारे बेसिकली सेल के जो खुलिये के जो न्यूक्लियस होता है हमारे अगर खुलिये को हम अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके बीच में खुलिये के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लाई होता है जो उस खुलिये को ज़िंदा रखता है। तो कैल्शियम उसको बनाने में बहुत काम देता है। सॉरी बेटे। तो कैल्शियम उसको बनाने में बहुत अहम किरदार करता है। कैल्शियम उसके बाद हमारे दिल के अफ़ाल को, दिल के मतलब दिल के फैलने और सिकुड़ने में मदद देता है। हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट रिकेट्स पे अब आते हैं। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स क्या है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो बीमारी बच्चों में आती है वो रिकेट्स कही जाती है। रिकेट्स के असरात क्या होते हैं कि रिकेट्स में कबूतर जैसी छाती हो जाती है जिसको हम कहते हैं पिजन चेस्ट, मतलब पसलियाँ बाहर की तरफ निकल आती हैं। उसके बाद आपने ख्वाशिख और मरासिम में जो पिक्चर देखी थी उसमें आपने देखा था उस बच्चे की टांगें टेढ़ी थी, उस टांगें टेढ़ी होती है, दांत वदवज़ा हो जाते हैं। तो टांगें पैम्पर्ड बेबी होता है जिसकी जो टांगें खोल कर चलता है लेकिन उसके गोडे बाहर की तरफ नहीं होते हैं। रिकेट्स में नीज़ बाहर की तरफ होती है, इसलिए इसको नॉक नी भी कहते हैं। नॉक नी और पिजन चेस्ट ये दोनों अलामतें हैं रिकेट्स की। मतलब जिसको रिकेट्स है तो रिकेट में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। रिकेट वाले बच्चे को जब हड्डियां के जो सिरे होते हैं वो खोखले हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो इस वजह से रिकेट्स जो है अगर टाइम पे पकड़ी जाए तो कंट्रोलेबल है। अगर स्टार्टिंग में ही उसका अमल हो जाए तो वो कंट्रोलेबल है, अगर ना हो तो वो कंट्रोलेबल नहीं है। तो बाद में ये सारी उम्र का एक फ़ॉल्ट पड़ जाता है। तो रिकेट्स जब बढ़ जाती है बड़ों में, तो या ये बीमारी अगर बड़ों में आ जाए तो इसको कहते हैं ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्टोमलेशिया। ख़वातीन में ये बीमारी बहुत पाई जाती है। आपने अक्सर ये नेस्विटा के दूध का जब डब्बे का ऐड आता है तो उसमें ये ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोमलेशिया का नाम लिखा आता है। ऑस्टोपोरोसिस की अलामतें भी रिकेट्स जैसी है लेकिन ये बालगों की बीमारी है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। ऑस्टोपोरोसिस क्या है? उसमें ये आपके जो गोडों में ये ख़वातीन अक्सर दर्द की कंप्लेन करती हैं। ये जो जोड़ों का जो ये हड्डियों का जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं इसकी कैल्शियम इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार ये लॉस हो जाए वापस नहीं आती। तो ऑस्टोपोरोसिस बेसिकली ये है कि आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं और वो भरभरी हो जाती हैं, मतलब वो भुरने लग जाती हैं। तो ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्टोमलेशिया ये विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों सेम है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो नमक है, विटामिन डी विटामिन डी जो है वो विटामिन है, और कैल्शियम को बॉडी में जज़ब जो करता है वो विटामिन डी करता है। विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। आपने जितना मर्ज़ी कैल्शियम ले लिया लेकिन विटामिन डी अगर आपकी डाइट में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? आपका कैल्शियम भी बेकार है, क्योंकि बॉडी में फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम के लिए हमें विटामिन डी लेना ज़रूरी है। और विटामिन डी का बेहतरीन ज़राया है सूरज की शुआएं, उसके अलावा कॉर्ड ऑयल वगैरह मुख्तलिफ इसके ज़राए हैं। तो विटामिन डी की भी बीमारियाँ यही हैं और कैल्शियम की बीमारियाँ भी यही हैं। उसके बाद हम कैल्शियम, अगर हम इसके बाद आगे चलें, यहाँ पे रिकेट्स में खैर में वो क्लियर हो गया होगा। आगे मैंने कुछ और चीज़ें मैंने इधर आयोडीन का जिक्र किया। आयोडीन भी एक नमक है। आयोडीन का आपने सुना होगा कि आयोडीन मिला नमक हम लेते हैं, हम अक्सर आयोडाइज सॉल्ट वहाँ लिखा होता है।
अब तो ये चीज़ बहुत कंट्रोलेबल है, वरना ये आयोडीन की इतनी कमी हमारे मुल्क में देखी जाती थी। अभी भी अक्सर लोग की होता है, यहाँ पे आप जब आप थूक निकलते हो तो आपके यहाँ पे जहाँ पे एक नाली है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो डिस्चार्ज करता है। वो जो होता है थायरोक्सिन जो हार्मोन अगर डिस्चार्ज ना हो, प्रॉपर ना हो, तो आपको ये ग्लैंड फूल जाता है, दूध फूल जाते हैं, वहाँ पे एक गिल्टी से बन जाती है जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर, हमारे गले में गिल्टी। और वो गिल्टी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको कैंसर का फॉर्म ले लेती है। जिसम में किसी किस्म की गिल्टी जो पुरानी हो जाए, जैसे पुराना दरख्त अपनी जड़ें गड़ लेता है, तो वो भी अगर जड़ें गड़ ले तो पूरी जिसम में जड़ें अगर फैला ले, पुराना दरख्त जल्दी निकाला नहीं जाता, वो ज़मीन को काफ़ी कवर कर जाता है। ये कैंसर भी यही चीज़ है, कोई भी गिल्टी जो है वो बढ़कर कैंसर की फॉर्म में बनती है। तो ग्वाइटर जो है वो इंस्टेंट स्टेज है, हम उसको वहाँ से कट लगा के उसको निकाल लेते हैं। लेकिन ग्वाइटर का बेसिकली रीज़न क्या है ग्वाइटर बनने का, जिसको हम गिल्लड़ कहते हैं हम ज़बान में, उसका रीज़न क्या है कि आयोडीन की कमी, हमारे ग्लैंड के दूध फूल जाते हैं जो थायरोसिन दे रहा है। तो उसके बाद एक और बीमारी जो आती है वो कैरेटीन है, क्रेटिन है। क्रेटिन जो है वो बोनेपन की निशानी की बीमारी है। बोनेपन में और छोटे कद में बड़ा फ़र्क है। बोनेपन में जो फीचर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आंखें, होंठ फूल जाते हैं, नाक, मतलब बदवज़ा फीचर्स। तो बोनेपन की जो बीमारी है वो भी आयोडीन की कमी से आती है। और हमारे यहाँ पे मतलब ज़्यादातर ये बीमारी मोस्टली पहाड़ी इलाकों में या ऐसे इलाके जहाँ जो समंदर से बहुत दूर होते हैं वहाँ ये बीमारी पहले पाई जाती थी। समुद्री इलाकों में ये बीमारी नहीं पाई जाती क्योंकि उनकी फ़िज़ा में भी आयोडीन मौजूद होता है। तो आयोडीन लेकिन अब चूँकि आयोडाइज नमक आ गया मार्केट में, इस वजह से इस बीमारी को बहुत कवर कर लिया गया है। लेकिन और ये कहा जाता है कि महीने में कम से कम 1 पैकेट आपके घर में आयोडीन नमक आना चाहिए ताकि आपको ये बीमारी ना लग सके। यहाँ पे हम लोग मैंने 2 बीमारियाँ आपको और डिस्कस कर ली, कुछ आपकी किताब में थी। अब हम आगे चलते हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे आपको ग़िज़ाई तग़ज़िया की डेफिनेशन नज़र आ रही है। ग़िज़ाई तग़ज़िया की डेफिनेशन का मुसलसल खुराक की कमी बेशी से तग़ज़ियत बिगड़ने लगती है, सेहत ख़राब हो जाती है, जिसे कहते हैं ग़िज़ाई तग़ज़िया। उसके बाद जो पहला पॉइंट इसमें आ रहा है कि खुराक की मकदार में का वज़न कम हो जाए तो जिस्मानी कमज़ोरियाँ लाहक हो जाती हैं, ये जो ग़िज़ाई तग़ज़िया का। लेकिन सेकंड पॉइंट जो अज़ाफ़े का है वो मोटापे का है। इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये रिटन फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है। उसके बाद नीचे जो मकासद है वही जिस्मानी ज़रूरियात हैं, क़ुव्वत हरारत, खलियात की तामीर व मरम्मत और दुरुस्त निज़ाम। फिर ग़िज़ाई ग्रोह, ये उन बच्चों के लिए लेक्चर है जो बच्चे पीछे नहीं पड़े हुए होम इकनॉमिक्स। ये 3 ग्रोह हैं, रिटन फॉर्म में आपके सामने है कि वो कौन से ग़िज़ाई अज्जा ये ग्रोह दे रहा है और कौन से और क्या क्या उनके काम क्या क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रोह अनाज दालों का, उसके बाद गोश्त अंडे का, फिर सब्जियां फल है। फिर आखिर में एक और चीज़ मैंने जो ऐड की है यहाँ पे ग़िज़ाई अज्जा की डेफिनेशन। ग़िज़ाई अज्जा कीमियाई अज्जा का मरकब होता है, ये ग़िज़ाई अज्जा जो हमारे जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है। ग़िज़ाई अज्जा की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अगला हम आगे चलें तो आपको ये अलहदा से 6 ग़िज़ाई अज्जा के नाम नज़र आ रहे हैं ऊपर, और आगे इसी में आपको ब्रीफली नज़र आ रहा है कि सबके काम क्या क्या हैं। ये ब्रीफ है कि अगर गरीब को पूछा जाता है ना कि ग़िज़ाई अज्जा पर 2 नंबर का नोट लिखे, तो आप 2 नंबर, आप 3rd ईयर में आपने 2 नंबर पे आपने ये ब्रीफली आपने प्रोटीन के साथ एक लाइन लिखनी, जिस्मानी खलियात की तमीर व बहाली। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जिससे में क़ुव्वत हरारत मुहैया करता है। रोगनियात, जिससे में क़ुव्वत हरारत मुहैया कर रहा है। हयातीन जो है वो जिस्मानी निज़ाम को बरकरार रख रहे हैं। मादनी नमकियात जिस्मानी निज़ाम को बरकरार रख रहे हैं। और पानी क्या है, हमारे तमाम रकीक और या सियाल मादों को मरतूब रख रहा है। तो ये 2 नंबर में आपने सिर्फ नाम नहीं लिखने, आपका काम है कि ग़िज़ाई अज्जा की डेफिनेशन के साथ आप एक एक लाइन इसकी लिखिए। बार बार आपको मैं कह रही हूँ कि लेवल बड़ा हो गया है, ट्राई टू मैनेज योर नंबर्स और योर टाइम। ठीक है, ये आज आपका है और टॉपिक। आज मैं आपको इंशाल्लाह टकोज़ी की भी बताऊंगी, और फिर टकोज़ी की एक और मुझे आज जो मैसेजेस आ रहे थे कि मिस्टर कोज़ी के लिए डिज़ाइन में क्या लिखना है। तो बेटे डिज़ाइन में कुछ नहीं लिखना, आपको मैंने कहा था कि आप चाहे छपाई वाले से डिज़ाइन आप ले लें, आप जहाँ मर्ज़ी से डिज़ाइन ले लें, आप ख़ुद से कोई फूल बना लें, कलर आपकी मर्ज़ी पे है, आप जो मर्ज़ी कलर करें। टकोज़ी हाफ सेमी सर्कल पे होती है। हाँ, सैम्पल वैसे आप टकोज़ी के आपको डिज़ाइंस ऑफ टकोज़ी सेट या वो आप उसमें थोड़ा देख सकते हो। प्लेसमेंट से मुराद ये है कि आप सेंटर में भी एक फूल बना सकते हो डिज़ाइन,
और उसी फूल के कलर की आप साइडों पे लैस लगा लो। आप उसके जो सेमी सर्कल जो टकोजी ऊपर से गोल घूम रही है, आप उसके साथ एक बेल बना सकते हो। उसके बाद जो नीचे पट्टी है, आप उसके साथ भी एक बेल बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि टकोजी के दोनों तरफ आपने काम करना है, ठीक है। एक तरफ नहीं करना, टकोजी को दोनों तरफ से देखा जाता है। टकोजी के दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी होगी, अगले और पिछले हिस्से में। टकोजी के दोनों तरफ कढ़ाई अगर आपकी बॉर्डर्स पे जा रही है तो दोनों तरफ होगी, एक तरफ नहीं होगी। इसके साथ मैंने कहा था 2 ट्रे कवर, और उसके बाद मैंने आपको कहा था 6 रुमाल बनाने हैं। साइज़ेस आपको मैं बता दूंगी, अभी आप सिर्फ डिज़ाइन बनाएं और मुझे टकोजी का एक स्केच सा बना के ना कि ये टकोजी है, और वहाँ पे एक लाइन लगाएं कि हमारा, या एक पेंसिल से मार्क करें कि यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। और एक अदर पिक्चर मैं आपको भेज भी दूंगी कि मैं आपको बताना क्या कहना चाह रही हूँ, कि किस तरह डिज़ाइन की प्लेसमेंट मुझे बतानी है कि आपका डिज़ाइन ये वाला कहाँ कहाँ आएगा। फिर मैं ओके करूँगी तो आपने ये काम करना, और जल्दी करें, छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले ये काम करना है। शुक्रिया थ्रेडिया।